जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं ईडीओ 2025 की तैयारी और आज हम कर रहे हैं 73वां संविधान संशोधन के बारे में चर्चा। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, पहला वीडियो, जिसमें हमने ये बताया था कि 73वां संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। उसमें कुछ समितियों पर चर्चा किया था, नहीं देखी वीडियो तो वो देख लीजिएगा, वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे कि जो 73वां संविधान संशोधन में क्या हुआ और वो पंचायत राज का नींव कैसे बना। ठीक है, बिना 73वां संविधान संशोधन के पंचायती राज आ ही नहीं सकता था। 73वां संविधान संशोधन के बाद ही पंचायती राज आया है। प्रश्न कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। पंचायती राज मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज। ठीक है, कई बार आपको नगरीय निकाय भी दे दिया जाएगा, उसमें 74वां संविधान संशोधन आता है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पंचायती राज का 73वां संशोधन, मतलब भारत में जो पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ है उस पर हम बात करने वाले हैं। और जो व्यूअर नए हैं या फिर जो लोग नए फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, वो ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी संशोधन होता है वो है ना, जो 73वां संविधान संशोधन है वो संविधान संशोधन में हुआ है ना, जो संविधान में संशोधन हुआ है। तो हमारा टॉपिक क्या है, भारत में पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन इसमें आपको 93 भी करके दे देगा। देखिए, छोटा छोटा गलती ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप रट के गए हैं कि 73वां संविधान संशोधन, लेकिन 92, 93, 94 ये अगर आपको याद नहीं रहा तो एक नंबर आपका वहीं गया। ठीक है, जब भी कोई संविधान संशोधन होता है तो उस बिल का नाम है, वास्तविक में ये जो बिल का नाम होता है, जो संविधान जो आपके क्या बोल सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में पारित होते हैं, तो ये वास्तविक में बिल का नाम है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, क्यों लाया गया, तो पंचायती राज को या फिर पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। हाँ, यदि प्रश्न आ जाएगा तो इसके पहले ये पंचायत शब्द कहाँ पे था, तो इसके पहले जो पंचायत शब्द था ना वो आर्टिकल 40 में था। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 40 में था, डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। हाँ, अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि पहले भी तो संविधान में लिखा था आर्टिकल नंबर 40 में, अब वो आर्टिकल नंबर 243 में आ गया, तो अंतर क्या हुआ या फिर अभी क्यों चेंज किया गया। ठीक है, जो डीपीएसपी वाला पार्ट है ना, उसमें किसी भी चीज को लागू करना या नहीं करना, भले ही संविधान में लिखा है, लेकिन लागू करना या नहीं करना ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यदि उसको डीपीएसपी से हटा दिया जाए, मतलब नीति निर्देशक तत्वों से हटाकर किसी अन्य भाग में लिखा जाए संविधान में ही, तब वो राज्यों को पालन करना अनिवार्य हो जाता है। इस वजह से अपना अनुच्छेद 40 अभी भी लिखा हुआ है, उसको मिटाया नहीं गया है। उसके साथ साथ संविधान के भाग 9 में पंचायत जोड़ा गया और 243 ये आर्टिकल है, 243 में ए से लेके ओ तक उसमें उप अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, अगला टॉपिक, तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। राष्ट्रपति कौन है अभी हम आगे स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ गया तो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। कब स्वीकृति मिली थी, तो ये मिला था 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जी की इस विधेयक में स्वीकृति मिल गई थी। चलिए, राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ था, तो राजपत्र में प्रकाशन 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 में ही हुआ था। देखिए, 20 को पास हो गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दी और 24 अप्रैल को उसको गैजेट में ला दिया गया। इसी वजह से पंचायत राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष के 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, अब इसकी परिभाषा देखते हैं, एक छोटा सा है। पंचायत राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था को सरकार की शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर के रूप में संवैधानिक मान्यता दी गई। इन शॉर्ट अब ये कहा जाए कि जो 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम 1992 में लाया गया, उसका ओवरऑल संदर्भ या फिर ओवरऑल एक लाइन में कहा जाए तो पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था को सरकार की शासन की व्यवस्था में, ठीक है, उससे पहले कंपलसरी नहीं था, 73वें संविधान संशोधन के बाद कंपलसरी हुआ है प्रत्येक स्टेट में, तो वो तीसरे स्तर के रूप में। तो तीसरे स्तर, तो पहला दूसरे स्तर क्या हो गया, है ना, तो आपका पहला स्तर हो जाएगा आपका केंद्र सरकार,
ठीक है। दूसरा स्तर हो जाएगा आपका राज्य सरकार, और जो तीसरा स्तर हो जाएगा आपके गांव का सरकार या फिर पंचायत का सरकार, जैसे मैं सीधा गांव लिख देता हूँ, ये आपके गांव का सरकार है तीसरा स्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही बात, स्वीकृति कब मिली गई, तो राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति है। राष्ट्रपति का नाम देख लीजिएगा, शंकर दयाल शर्मा, 20 अप्रैल 1993, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हन राव उस समय के प्रधानमंत्री थे। कई बार क्वेश्चन में डिटेल में अगर पूछ देगा तब के लिए आपको याद रखना जरूरी है। यदि आपको ये पूरे स्लाइड का PDF चाहिए होगा तो भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं, इसका हम PDF भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। प्रकाशित कब हुआ, 25 जनवरी 1924 को। ठीक है, कई बार मेरे ख्याल से प्रकाशित अलग चीज होती है ना। देखिए संविधान के भाग, अब क्या हुआ देखिए, पंचायती राज संविधान संशोधन के बाद संविधान के भाग 9 में पंचायत जोड़ा गया। बहुत सारे लोग बताते हैं कि संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 कैसे जोड़ देंगे, पहले से संविधान में भाग 9 पहले ही था। पंचायत के भाग 9 में जो पहले कुछ था उसको हटा दिया गया और संविधान के भाग 9 में पंचायत को जोड़ा गया है। जबकि बहुत लोग बताते हैं कि संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया, भाग 9 पहले से ही बना हुआ था। ठीक है, भाग 9 पहले से ही बना हुआ था, तो थोड़ा से शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या, ये 11वीं सूची जोड़ी गई, ये जोड़ी गया क्योंकि उस समय जब 73वां संविधान संशोधन लागू होने से पहले केवल हमारे पास 10 अनुसूची थी और 10वीं में कौन सा था, दल बदल अनुसूची था। उसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पूरे 29 विषय लिखे हैं कि जिसमें ग्राम पंचायत या फिर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या फिर जनपद पंचायत, ओवरऑल जो पंचायत है वो अपना कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 243 में क्या किया गया, 15 उप अनुच्छेद जोड़े गए A से O तक। ठीक है, और 29 विषयों को किसमें जोड़ा गया है, 11वीं अनुसूची। अनुसूची का मतलब समझते हैं, अनुसूची का मतलब इस प्रकार का आपका लिस्ट होता है। लिस्ट, यदि मैं आपको बोलूं तो ये लिस्ट होता है, अनुसूची का मतलब होता है लिस्ट। अब इस लिस्ट में पूरे 29 तक ऐसे वर्ग कार्यों का नाम दिया गया है कि जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत अपने हिसाब से कार्य कर सकता है, या फिर उनके लिए इसको फिक्स रख दिया गया है कि ये पंचायत ही इस कार्य को करेंगे, वो भी किसके द्वारा, राज्य शासन के दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए। ठीक है, क्यों लाया गया, अभी तो ऐसे मैं बता चुका हूँ, फिर भी देख लिए। गांव की पंचायतों को स्वशासन की इकाई बनाने के लिए, भैया मैंने बताया ना स्वशासन की इकाई, ये मतलब तीसरा स्तंभ। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं 243 आर्टिकल, ये हमारे संविधान का आर्टिकल है ना, आर्टिकल नंबर 243। तो आर्टिकल नंबर कौन से भाग बात कर रहे हैं हम, फिलहाल यहाँ पे बात कर रहे हैं भाग 9 का। भाग 9 में 243 एक आर्टिकल है। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, इस अनुच्छेद में विभिन्न परिभाषाएं आते हैं, जैसे जिला किसको कहेंगे, ग्राम किसको कहेंगे, इसे ग्राम सभा किसको कहेंगे, मध्यवर्ती स्तर क्या चीज होती है, पंचायत क्या स्थिति है, पंचायत का क्षेत्र क्या होता है, जनसंख्या क्या होता है, ग्राम क्या होता है। यहाँ से प्रश्न आपके एकदम न के बराबर आता है, इसलिए मैंने कहा गया, देखिए यदि आप संविधान पढ़ने जाओगे तो बहुत सी मतलब जिला का वो लिखा जाएगा, डेफिनेशन किसको जिला कहेंगे, ग्राम सभा का डेफिनेशन लिखा होगा, तो मेनली जो है इसमें परिभाषा आते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं। यदि आपको पढ़ना ही होगा तो पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद आपको मैं पूरे लिस्ट को प्रोवाइड करा दूंगा कि ग्राम का मतलब क्या है, ग्राम सभा का मतलब क्या है। वैसे तो कुछ कुछ को हम पता कर ही लेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए मध्यवर्ती स्तर, मध्यवर्ती स्तर का मतलब होता है जनपद पंचायत, हमारे छत्तीसगढ़ के ही लिए जनपद पंचायत। ठीक है, और इसी प्रकार यदि पंचायत की बात करें तो पंचायत मतलब जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ये तीनों आ जाते हैं, इस प्रकार के हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से ग्राम का भी अर्थ होता है, जब हम आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ये देखिए, अब हमारे पास अनुच्छेद आ जाता है 243A ग्राम सभा। क्या लिखा है, 243A ग्राम सभा। ऐसा फोटो आपने बहुत देखा होगा ग्राम सभा का। अब हम यहाँ समझेंगे कि ग्राम सभा क्या चीज़ है। वैसे यहाँ हम पूरा देखिए, ग्राम सभा की चर्चा सबसे ज़्यादा डिटेल में कब करेंगे, जब हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पढ़ेंगे, क्योंकि हम अभी 73वां संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं, तो अभी केवल डेफिनेशन बताएंगे। फिर भी ओवरऑल आपको इतना पता होना चाहिए कि ग्राम सभा किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, ऐसा फोटो आपने तो देखा ही होगा। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव स्तर मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। मतलब यह है कि एक निकाय है जिसमें गांव स्तर के, है ना, गांव स्तर के मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। कहने का मतलब, तो ग्राम सभा किनसे मिलकर बनती है, जैसे आपका एक गांव होगा, उस गांव में जितने लोग की मतदाता सूची में नाम है, जितने लोग अपना वोट डालते हैं, जितने वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, ठीक है,
उन लोगों से ग्राम सभा बनती है, पूरे गांव से नहीं बनती है। मतलब मान लेते हैं कि 17 साल का लड़का है, 16 साल का लड़का है, या फिर कोई व्यक्ति है, महिला या पुरुष है, तो उससे ग्राम सभा के सदस्य उसको नहीं माना जाता, है ना। पहला कंडीशन ये है कि उसका 18 साल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, मतदाता सूची में। कई बार ऐसा होता है कि किसी का 18 हो गया है, 18 वर्ष हो गया है, लेकिन मतदाता सूची में नाम नहीं है, ठीक है। मतदाता सूची में यदि नाम नहीं है तब भी वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं होगा, उसको सदस्य नहीं माना जाएगा। निकाय का मतलब होता है ये एक सामूहिक संस्था का नाम है, कोई पर्टिकुलर या फिर व्यक्तिगत लोग नहीं है। ये निकाय मतलब समूह है जिसका अपना खुद का नाम है, जैसे ग्राम सभा, ग्राम सभा खुद का नाम होता है, जैसे कुछ गांव के साथ उसको ग्राम सभा लेके बोला जाता है। अगला टॉपिक, कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होता। कहने का मतलब जो गांव के जो मतदाता सूची में व्यक्ति है वो कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, है ना। यदि निर्वाचित प्रतिनिधि होता तो उसका एक निश्चित कार्यकाल होता, जितना भी हो, 4 साल 5 साल जो भी है ना। लेकिन ग्राम सभा के लोग निर्वाचित तो है नहीं, इसलिए यह एक स्थायी इकाई है। मतलब ये कभी भी भंग नहीं होगा, ये हमेशा चलते रहेगा, ना तो आचार संहिता पर इसको कुछ प्रभाव पड़ेगा ना कुछ भी नहीं, ये एक स्थायी इकाई है। चलिए, ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य, है ना। तो ग्राम सभा की शक्तियां क्या होगी, उसके कार्य क्या होंगे, ये राज्य के जो विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है कानून बनाकर। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पंचायत राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम बनाकर ग्राम सभा की शक्तियां और कार्यों का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार किसी भी स्टेट के लिए ग्राम सभा क्या कार्य करेंगी, कितनी शक्तियाँ रहेंगी, कितनी पावर होंगी, ये शक्तियाँ कौन देता है, स्टेट देता है, स्टेट गवर्नमेंट देता है नियम बनाकर, या फिर संविधान को बोलते हैं नियम बनाकर, उसको हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है 243B, पंचायत राज के 3 स्तर होंगे, ठीक है। तो 243B में क्या लिखा है, पंचायती राज के 3 स्तर होंगे। 3 स्तर में मैं यहाँ आपको बता दूं क्या 3 स्तर क्या क्या होने वाले हैं। तो 3 स्तर में क्या होगा, ये पहला स्तर और ये दूसरा स्तर। पहला में आपका आ जाएगा ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, और दूसरा स्तर में आ जाएगा जनपद पंचायत। ग्राम पंचायत के 3 पंचायत स्तर के 3 स्तर होंगे, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। तो प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर में क्या हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत, जिसको GPU कहेंगे, ठीक है। मध्यवर्ती स्तर में हो जाएगा आपका जनपद पंचायत, और जिला स्तर में हो जाएगा जिला पंचायत। तो 3 स्तर के पंचायत बनाए जाने के प्रावधान है संविधान में। हालांकि जिन राज्यों में जनसंख्या 20 लाख से कम है, मान लेते हैं कोई ऐसा राज्य है जहां 20 लाख से जनसंख्या कम है, वहां जनपद पंचायत को नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। हमने अभी 3 स्तर की बात की, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। इनकेस ऐसा होता है कि किन्हीं राज्यों में जनसंख्या 20 लाख से कम हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ होगा, छत्तीसगढ़ तो भारत देश में ऐसा कुछ होगा जहां जनसंख्या रातों रात बढ़ रही है वहां कम होगा। लेकिन संविधान वालों ने लिख के गया है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां पे मध्यवर्ती स्तर मतलब जनपद पंचायत को नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। इन स्तरों में सभी सदस्य निर्वाचित होंगे, मतलब तीनों स्तर में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इसके सभी, जैसे ऐसा नहीं है कि किसी को भी सदस्य बना दिया जाएगा, सभी को निर्वाचित किया जाएगा, मतलब इसका चुनाव हो, जैसे अभी चल रहा है ना। ग्राम स्तर में आपके पंच हो गए, सरपंच हो गए, जनपद स्तर में आपके जनपद सदस्य हो गए, है ना, और जिला स्तर में जिला सदस्य हो गए, ये सभी निर्वाचित होंगे यहाँ, है ना। और इसके सदस्य और अध्यक्ष भी निर्वाचित होंगे, यहाँ तक कि उप सरपंच भी। कोई भी नामित व्यक्ति नहीं, नामित कहने का मतलब है शासन किसी को नियुक्त करे, पर यहाँ शासन किसी को नियुक्त कर रहा है क्या, नहीं, लोग आपस में मिलकर किसी को चुन रहे हैं। चलिए अब चलते हैं इसकी संरचना क्या होगी। अनुच्छेद 243C, पंचायतों की संरचना विधानमंडल के विधि द्वारा। इसका मतलब ये है कि विधानमंडल इसके लिए नियम बनाएगा कि पंचायतों की संरचना कैसे होगी। देखिए अभी तक क्या होगा, ये मान के चलिए कि 3 घर हमने बना दिए,
मतलब जनपद 3 घर हमने बना दिए, एक ग्राम पंचायत के लिए बना दिया, एक जनपद के लिए बना दिया, एक जिला के लिए बना दिया। अब इसकी संरचना बोल रहा है कि यहाँ कौन कौन होंगे, कौन कौन से पद होंगे, कितने लोग होंगे, क्या होंगे, है ना। और कोई एक पंचायत का व्यक्ति दूसरे पंचायत में अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसकी बात हम यहाँ पे करेंगे संरचना के रूप में। चलिए, निर्वाचन सीटों का अनुपात संपूर्ण राज्य में एक समान होगा। मतलब ये अगर बात किया जाए कि जिला पंचायत की बात किया जाए, जनपद पंचायत की बात किया जाए, तो सभी सीटों का जो अनुपात है वो एक समान होगा। यानी मतलब वहाँ के सदस्य, वहाँ के जितने भी जनसंख्या होंगे उसके अनुपात में उसको रखा जाएगा। कहने का मतलब ये है, यदि हम कोई ग्राम पंचायत बना रहे हैं तो अधिकतम 1000 लेते हैं, अधिकतम 101200, है ना। 101200 की जनसंख्या के हिसाब से एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। तो ये नियम सभी जगह लागू होना चाहिए, सभी जिले में लागू होना चाहिए, सभी स्टेट में लागू होना चाहिए। इनका कहने का मतलब वही है। सेम यदि हम जनपद पंचायत की बात कर रहे हैं तो जनपद पंचायत का जो एरिया होगा या उसके सदस्य के एरिया होगा, या फिर जिला पंचायत हो गया, जिला पंचायत के एरिया में कितने लोग होंगे, कितने लोगों को बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा सदस्यों को, ऐसा कहना का मतलब इसका। प्रत्यक्ष निर्वाचन से पदों का भरा जाना। प्रत्यक्ष निर्वाचन कहने का मतलब है, यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन कहने का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे आपके गांव में भी जो सरपंच का इलेक्शन हो रहा है वो प्रत्यक्ष इलेक्शन है। कहने मतलब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वोटर अपने हिसाब से वोट डालकर उसको चुनता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या हो जाएगा, जैसे उप सरपंच हो गया। उप सरपंच को कोई सामान्य व्यक्ति या मतदाता वोट डालकर नहीं चुनता। पंच जो भी 10, 15, 20 से ज़्यादा पंच होते नहीं है, अधिकतम 20 तक होते हैं पंच। तो जितने पंच चुन कर गए हैं, मान लेते हैं यदि 15 पंच चुन कर गए हैं, तो इसी 15 में से एक को उप सरपंच बनाया जाएगा। तो 15 में एक कम करेंगे तो 14, तो ये 14 लोग मिलकर तय करेंगे कि ये पंच बनेगा कि नहीं बनेगा। यदि कोई एक और व्यक्ति खड़े होना चाहता है पंच के लिए, तो यहाँ से एक और व्यक्ति खड़े हो सकता है, मतलब 15 में से 2 व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। तो जितने भी शेष व्यक्ति हैं वो उनके लिए वोटिंग करेगा कि पंच कौन होगा। तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें जनता सीधे तौर पर से किसी के लिए वोटिंग नहीं करती है, तो इसको हम अप्रत्यक्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अप्रत्यक्ष के नाम से जानते हैं। और यदि यदि आम जनता यदि चुनती है किसी भी सीट के लिए, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पद को, तो उसको हम प्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप में जानते हैं, ठीक है। क्षेत्रों को बांटना जनसंख्या के अनुपात में। देखिए, ये हो गया क्षेत्रों को बांटना जनसंख्या के अनुपात में। मान लेते हैं हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं, तो 1000 यदि लोग हैं ग्राम पंचायत में, ठीक है, 1000 लोग हैं ग्राम पंचायत में, और यदि हम इसको 20 वार्ड में बांटना चाहते हैं, ठीक है, यदि 20 वार्ड में बांटना चाहते हैं, तो आप यहाँ जनसंख्या को डिवाइड कर दीजिए 20 से। इस 1000 को हम यदि हम 20 से काटेंगे तो कितने बच जाएगा हमारे पास, 0, ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, यदि हमको 20 वार्ड बनाने हैं तो एक एक वार्ड में आपकी 50-50 व्यक्ति होंगे, है ना। ये एकदम फिक्स नहीं होता है। वार्ड को हमेशा मकान नंबर के हिसाब से बांटा जाता है कि एक मकान नंबर, हाउस नंबर के हिसाब से बांटा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। मान लेते हैं वार्ड क्रमांक 1 में 400 व्यक्ति डाल दिए और वार्ड क्रमांक 2 में केवल 20 व्यक्ति डाल दिए या 30 व्यक्ति डाल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इसका जो अनुपात है एक लॉयल्टी या फिर सही तरीका से हो, बराबर बराबर भागो। एकदम बराबर तो हो नहीं सकता, लेकिन उस अनुपात में हो ताकि दिक्कतें ना हो। तो ये होता है हमारे जनसंख्या को बांटा जाना, और ये सभी के लिए लागू होगा, जनपद, जिला और ग्राम पंचायत तीनों के लिए। ग्राम स्तर के सभापति का जनपद या जिला स्तर के पंचायत में प्रतिनिधित्व। कहने का मतलब यदि हम ग्राम पंचायत के सभापति कौन होंगे, हमारे केस में यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ग्राम पंचायत के सभापति होते हैं आपके सरपंच होते हैं, है ना। तो ये तो अपने ग्राम पंचायत के सरपंच हो गए। साथ में इसका प्रतिनिधित्व कहाँ होगा, जनपद पंचायत में होगा। और यदि किसी स्टेट में जनपद पंचायत नहीं है, हमारे यहाँ जनपद पंचायत है, ठीक है, यदि किसी स्टेट में जनपद पंचायत नहीं है, तब की स्थिति में इसका प्रतिनिधित्व जिला स्तर पर होना चाहिए। आगे हम जब पंचायती राज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में तो बताएंगे कि प्रत्येक वर्ष 1/5 सरपंच, यदि टोटल सरपंच है एक जनपद है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक जनपद है ना, और इस जनपद में 100 सरपंच है, तो एक वर्ष में 1/5 मतलब 20 सरपंच जो है इस जनपद पंचायत में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे।
केवल 20। अगले साल पुनः 20 लोग को मौका दिया जाएगा, फिर से अगले साल पुनः 20 लोग को मौका दिया जाएगा। इस प्रकार 5 साल में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो ये अपना प्रतिनिधित्व करते हैं जनपद पंचायत में। इनके यदि जनपद पंचायत नहीं है तब की स्थिति में क्या होगा, वो जिला स्तर में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है। चलिए अगला टॉपिक, जनपद पंचायत के सभापतियों को जिला स्तर के पंचायत में प्रतिनिधित्व। यदि जनपद पंचायत के जितने भी सभापति हैं, यहाँ सभापति को हम क्या कहेंगे, लगभग इसको हम अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। तो जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे, ठीक है, वो अपने जिला स्तर पर रहेंगे। यहाँ सभी जनपद, लेकिन क्योंकि जनपदों की संख्या कम होती है, इसलिए प्रत्येक जनपद के सदस्य पूरे 5 साल तक, आगे हम पढ़ेंगे जब पंचायती राज पढ़ाएंगे, तो पूरे 5 साल तक जिला स्तर के पंचायत में या फिर जिला पंचायत में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। सरपंच के मामले में ऐसा नहीं था, प्रत्येक 1/5 में इसको बांट दिया गया था कि एक साल प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि उसकी संख्या ज़्यादा रहती है और जिला की कम, जनपद की कम रहती है, इसलिए। ठीक है, तो सरपंच लोग कहाँ प्रतिनिधित्व करेंगे, जनपद में, और जनपद के अध्यक्ष कहाँ प्रतिनिधित्व करेंगे, जिला स्तर में। आगे चलते हैं, संसद और विधायकों का पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसका स्पेशल रूल है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में। कोई भी संसद हो गया या विधायक होगा, उनका भी प्रतिनिधित्व रहता है जनपद और जिला स्तर में। याद रखिए, ग्राम पंचायत में नहीं दिया गया है, जनपद और जिला स्तर में दिया गया है। ग्राम स्तर के सभापति का निर्वाचन तरीका जो विधानमंडल तय करे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सभापति मतलब सरपंच। ठीक है, सरपंच का निर्वाचन कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष होगा, ये हमारा विधानमंडल तय करेगा। अभी क्या है, डायरेक्ट चुन रहे हैं, कल चल के हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ये बोल दे कि जितने भी पंच हैं वही लोग आपस में मिलकर सरपंच की चुनाव करेंगे, ऐसा बोल सकता है, क्योंकि संविधान ने स्टेट को अपने उसके ऊपर पूर्ण पावर दे दिया गया है राज्य सरकार को। अब चाहो तो अपने देश की जो भी ग्राम पंचायत के सरपंच होंगे, आप उसको डायरेक्ट चुनवा लो या फिर पंचों के माध्यम से चुनवा लो, हाँ, मतलब उनसे आपका इलेक्शन करा लो। ठीक है, लेकिन जनपद जिला पंचायत के जो सभापति हैं, याद रखिएगा, ये संविधान में ही लिखा गया है। इसको बदलना मेरे ख्याल से जब तक संविधान नहीं बदलेगा तब तक ये नहीं बदल सकता कि जनपद और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे वो उनके सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा, और अभी भी वही हो रहा है। मतलब जनपद, यदि हमारे पास एक जनपद पंचायत मान लेते हैं, एक जनपद पंचायत में 25 सीट है तो 25 लोग होंगे, इन्हीं 25 में से एक को अध्यक्ष बना दिया जाता है और एक को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। उसी प्रकार जिला पंचायत में भी सेम प्रोसेस है। यदि जिला पंचायत में भी 25 सीट है तो एक सदस्य, एक अध्यक्ष बनेगा और एक व्यक्ति उपाध्यक्ष बनेगा। लेकिन सरपंच के मामले में क्या है, विधानमंडल जो तय करे। ठीक है, लेकिन जनपद और जिला पंचायत के क्षेत्र मामले में संविधान में ही लिखा है कि जो चुनकर सदस्य आए हैं क्षेत्रों से, वही लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेंगे। ठीक है, यहाँ उपाध्यक्ष नहीं लिखा है, जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे तब उसको और क्लियर करेंगे। अब आता है 243 डी, स्थानों का आरक्षण। स्थानों के आरक्षण के बारे में भी बहुत डिटेल से बताया गया। हो सकता है आज हम पूरा नहीं कर पाएंगे, आधा ही करेंगे आज। हम आरक्षण तक कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ST SC हेतु उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा, वो भी कैसे, चक्रानुक्रम में। मतलब अभी कोई, यदि आप ग्राम पंचायत में हो या फिर जनपद पंचायत में हो, कई बार होता है आपके ग्राम पंचायत में सरपंच का पद ST हो गया, कभी OBC हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो ये आरक्षण की बात करते हैं। दूसरी बात आप याद रखिएगा, जो संविधान है वो केवल आरक्षण के बारे में बात किया है SC ST के लिए। मतलब ST मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, SC मतलब होता है अनुसूचित जाति। बस इन्हीं दो जातियों के लिए संविधान ने क्या किया है, आरक्षण की बात कही है। OBC के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आरक्षण दिया गया है। ठीक है, और ST SC के लिए कोई फिक्स नहीं किया गया है कि हम ST को 12% देंगे, 30 देंगे, 35 देंगे, ऐसा कुछ नहीं। उसके जनसंख्या के अनुपात में, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा, बाकी हम आगे बात करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक जनपद पंचायत है, या फिर हम ग्राम पंचायत लेवल से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास ग्राम पंचायत है। ठीक है, यदि ग्राम पंचायत में 1000 व्यक्ति हैं, टोटल 1000 व्यक्ति हैं, और उसी ग्राम पंचायत में मान लेते हैं 200 व्यक्ति हैं जो SC हैं, है ना, तो ये कितना प्रतिशत हुआ। ठीक है, ये 200 जो है
1000 का कितना प्रतिशत हुआ है, यहाँ फिर से के लिए हम 100 लगा देते हैं, 000 1 2 ये 3, मतलब 20% हुआ है ना, 20% हुआ ना। तो 20% जितना भी, अब हम वहाँ पंचों का चुनाव करेंगे, जितना भी पंच होंगे, जितने भी सीट होंगे, मान लेते हैं टोटल 20 वार्ड है, तो 20 वार्ड का 20%, मतलब 20 का 20% सीधे सीधे आप एससी को अलॉट कर देंगे। उसी प्रकार जितना एसटी की जनसंख्या रहेगा उसके हिसाब से आप एसटी को अलॉट कर दीजिएगा, ऐसा कहा गया है संविधान में। यदि यहाँ पे आरक्षण दिक्कत हो रहा होगा तो, यदि वैसे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होगा तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। एससी एसटी आरक्षित स्थानों में से, मतलब अभी हमने जो एसटी एससी आरक्षित किया था ना 20 सीट, उसमें से 1/3 महिला को देना है। अब यहाँ से हम एक बार फिर से आपका माइंड क्लियर करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास, मैं 1000 को हटा देता हूँ, 900 सीट मान लेता हूँ, ठीक है। ये 900 व्यक्ति थे हमारे यहाँ, ठीक है। अब या फिर हम सीधा ऐसे करते हैं जी, हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास 33 सीट हो गया। ये आप ऐसे भी नहीं, पर ग्राम पंचायत के हिसाब से बताना पड़ेगा, तो सीट को कम कर देता हूँ मैं, 15 सीट 9 सीट मान लेता हूँ। 9 वार्ड हैं जो एससी के लिए हमने रिजर्व कर दिया ग्राम पंचायत के मामले में, है ना, ये हमने एससी के लिए रिजर्व कर दिया। अब इसी 9 सीट से 1/3 जो है महिला के लिए आरक्षित करना पड़ेगा। तो 9 का 1/3 कितना होता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3 सीट सीधे सीधे महिला को जाएगा। कौन सी महिला, एससी महिला के लिए, सेम एसटी महिला के लिए हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा मैंने, अच्छे समझ आ गया। यदि आप ग्राम पंचायत की बात करते हैं और मान लेते हैं हमारे पास 20 वार्ड थे, तो 20 वार्ड से मतलब हमने तो एससी को 9 वार्ड दे दिया, एससी को हमने क्या कर दिया, 9 वार्ड दे दिया। अब उस 9 वार्ड में से 1/3 महिला को आरक्षित करना होगा, तो 1/3 कितना होता है, 3। तो इस 9 में से 3 हमारा आ जाएगी फीमेल के लिए, और बाकी बचा कितना, 6 वार्ड। तो इसमें आपका मेल और फीमेल दोनों लड़ेगा। कई बार ना ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि यार 3 सीट तो फीमेल के लिए हो गया तो पक्का 6 सीट मेल के लिए होगा, ऐसा नहीं है, वो मुक्त है, उसमें भी महिला लड़ सकती है और आप भी लड़ सकते हो। लेकिन इसको किस में बांट दिया गया, मान एससी में। तो एससी महिला के लिए 3 सीट तो फिक्स है, और जो 6 सीट बच रहा है उसमें एससी मेल और एससी फीमेल दोनों लड़ सकते हैं, ऐसा है। और यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसी को 550 कर दिया, मतलब ये उसको 50% कर दिया गया है, 1/2 कर दिया गया है। संविधान में 1/3 लिखा है और छत्तीसगढ़ पंचायती राज में इसको 1/2 अर्थात 50% कर दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। पंचायतों के सभापतियों का पद एससी एसटी महिला हेतु और उसके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होगा। जैसे हम सिंपल यहाँ किसकी बात किए थे, हम क्षेत्र की बात किए थे, लेकिन यदि हम सभापति की बात करें, सभापति मतलब यदि हम सरपंच की बात करें, ठीक है, अध्यक्ष की बात करें, तो सरपंच अध्यक्ष में भी एसटी एससी वाला नियम लागू हो जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पे एसटी एससी होगा उसका 3% हमको देना पड़ेगा, 1/3%, ठीक है। तो जितने भी सरपंच होंगे उसका 1/3 महिला होगा, जितने भी अध्यक्ष होंगे चाहे वो जनपद का हो या जिला का हो, उसमें भी 1/3 महिला को देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको क्लीन कर दूं क्या, ठीक है। आरक्षण, अब देखते हैं, थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि आरक्षण कब तक था। संविधान के अनुच्छेद 334 के अनुसार 2030 तक इसको धीरे धीरे बढ़ाया गया है ना, याद रखिएगा। डायरेक्ट जब संविधान बना तो 2030 नहीं था, इसको धीरे धीरे बढ़ा दिया गया है। तो इतिहास समझते हैं। तो जब संविधान बना था तब कहा गया था कि केवल 1960 तक आप आरक्षण का नियम लगाइए, बाकी आरक्षण को हटा दिए। ये संविधान वाले लोग लिख के गए थे, है ना। संविधान कब बना था, मोटा मोटा 1900, है ना, 1949-50, ठीक है। तो ये 10 साल तक कर लिए दिए थे कि 10 साल में लोग इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई अपने वोट बैंक के लिए 2030 तक इसको बढ़ा दी। चलिए ठीक है। अब देखिए ये 8वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 70 तक बढ़ाया गया। 23वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 80 तक बढ़ा दिया गया। 45वां संविधान संशोधन उसमें उसको 90 तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद 62वां संविधान संशोधन हुआ, उसको 2000 तक बढ़ा दिया गया। और 79वां संविधान संशोधन इसको 10 मतलब 10 साल तक बढ़ाई है गवर्नमेंट।
उसके बाद 2020 तक बढ़ाया गया, फिर उसको 104 में 2030 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है। संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण की बात नहीं है। यदि एग्जाम में आता है तो आपको याद रखिएगा, एग्जाम घुमा फिरा के पूछेगा आपको, ओबीसी के बारे में कोई आरक्षण की बात संविधान वालों ने नहीं कहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है आज हम यहीं तक करेंगे। इसके बाद का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।